हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ मोशन इन अ प्लेन, जो कि था हमारा चैप्टर 7। लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लेना जाके। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वो सब ठीक है, वो हमें पता है। लेकिन अब हम प्लेन में, वन डायमेंशन में, वन डायरेक्शन में तो हम जानते ही हैं कैसे हमें निकालना है, लेकिन प्लेन में कैसे निकालेंगे जब दो डायरेक्शन एक साथ वेरी कर रही होंगी, तब हम देखते हैं कैसे निकालना है। तो लेक्चर 2 में जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। और उसमें भी जो टॉपिक है वो है एवरेज एक्सेलरेशन पहला। फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस भी पढ़ेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों, जैसा कि आप लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हो वैसे एवरेज एक्सेलरेशन है। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मान लो डेल्टा टी है, जो कि हम लोग शुरुआत से मानते आ रहे हैं कि मतलब भाई डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये जो आपको एक्स वाई सिस्टम में एक पाथ दिख रहा है, ये एक पाथ है। मतलब जो भी आपका पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो इस पाथ पे जा रहा है। पोजीशन 1 पे, जब वो पोजीशन 1 पे है तो उसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं v1 है। v1 वेक्टर दिख रहा है। पॉइंट 2 पे वो पहुंचता है डेल्टा टी टाइम में, और उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है v2, वेक्टर v2। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या होती है? चेंज इन एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या होगी? इसको वेक्टर से चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि बच्चों वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। अब कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये v2 माइनस वी1 वेक्टर क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी को जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर के साथ करोगे। वेक्टर क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात करी जाएगी। अब आगे की कहानी मैं बताऊं उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे कि मान लो एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए मान लो है, कोई भी वेक्टर ए है, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। अब ये मान लेते हैं वेक्टर ए है और एक है ये वेक्टर बी, और मैं आपसे कहूं कि b माइनस ए निकालो, b माइनस ए यानी वेक्टर b में a को घटाओ। तो क्या करते थे बच्चे हम लोग, याद करो, ग्राफिकल मेथड क्या होता था कि भाई एक पॉइंट ले लो, मान लो वो पॉइंट o है, उस पॉइंट पर वेक्टर a का टेल जोड़ दो, ये बना दिया वेक्टर a, और उसी पॉइंट पे वेक्टर b की टेल जोड़ दो, मतलब वेक्टर b को खिसकाकर उसी पॉइंट पे टेल टू टेल हमने जोड़ दी। अब वेक्टर b माइनस ए चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर a के हेड से वेक्टर b की तरफ जाती हुई एक लाइन खींचेंगे जिसका डायरेक्शन ये एरो से b की तरफ होगा, क्योंकि b वाला बाद वाला वेक्टर की तरफ डायरेक्शन होगा। वेक्टर b माइनस ए निकालना, ये जो वेक्टर होगा, ये जिसकी टेल यहाँ पर है, हेड यहाँ पर, ये होगा वेक्टर b माइनस ए। उसी तरह अगर वेक्टर a माइनस बी निकालना होता तो हम क्या करते, लाइन तो यही रहती, बस वेक्टर क्या हो जाता, उसकी पोजीशन कहाँ हो जाती, हम ये जो लाइन ड्रॉ करते उसका एरो ए की तरफ हो जाता, तो ये होता वेक्टर ए माइनस बी। ठीक, ये होता कि नहीं? ये चीज़ बच्चों मैं क्यों आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है कि जब भी हम इस पॉइंट की वेलोसिटी से इस पॉइंट की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी v2 माइनस वी1 निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? ये देखो यहाँ पर, ये हो गया v1, ये हो गया v2, तो वेक्टर v2 माइनस वी1 क्या होगा? एक्सेलरेशन जो हम जिस डायरेक्शन में निकाल, ये होगा बच्चों डेल्टा वी। डेल्टा वी, डेल्टा वी होगा कि नहीं? और ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन ये किस डायरेक्शन में होगा? ये होगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? v1 इस डायरेक्शन में है, v2 इस डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ रही? इस डायरेक्शन में। ये देखो, इसके हेड से इसका हेड मैंने जब जोड़ा तो ये इस डायरेक्शन में जा रही, नीचे की डायरेक्शन में, वो भी ऐसे। तो ये है बच्चों आपका चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि है एवरेज एक्सेलरेशन। बात समझ गया कि नहीं? कह दो कि सर ये सब हमको समझ में आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। बात समझ गया, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं। अब एक चीज़ याद, मैं आपको बार बार याद नहीं दिलाऊंगा कि एक्सेलरेशन हम लोग जब पढ़ते थे तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे टाइम है ऊपर वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और इसकी डायमेंशन क्या आती थी, याद करो मोशन इन स्ट्रेट टाइम में, LT-2। ये सब आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैंने रिवाइज करने के लिए दोबारा बता दिए। इसको देख लो एक बार, ये बहुत सिंपल था, ये आपको समझ में भी आ गया होगा क्या है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ से बहुत सी चीज़ें क्लियर भी होंगी, वो आगे चल के हम जानेंगे। ये देख लो एक बार, देख लिया। अब जब आप एवरेज एक्सेलरेशन समझ गए हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा भाई। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या एक्सेलरेशन है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आप कितना होने वाला है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को अगर हम जीरो कर दें, यानी जो टाइम इंटरवल है उसको जीरो कर दें, तो जिस पॉइंट के इर्द गिर्द आप जानना चाहते हो एक्सेलरेशन वो आपको पता चल जाएगा। यानी एवरेज एक्सेलरेशन में अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, याद करो वेलोसिटी में भी वही करते थे हम जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे। तो एक्सेलरेशन कह लो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये दोनों ही एक ही बात है। अगर कोई बंदा आपसे कहता है एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात हो रही है, वह एवरेज एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है। तो एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस इज गिवन बाई, कैसे गिवन बाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट, जो आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था, मान लो किसी पॉइंट P पर हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को जीरो कर देंगे और ये जो हम रेशियो निकालते थे डेल्टा V बाई डेल्टा टी, ये निकाल लेंगे। और हम बहुत शुरुआत से जानते हैं, सिंस द बिग बैंग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पे ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके बराबर होती है, dV बाई dt। ये डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम जानते हैं ये कि जब भी हम लिमिट ले लेते हैं टेंडिंग टू जीरो टू द डिनोमिनेटर, वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ गए। अब बात आती है बच्चों, यहाँ पर पहले थोड़ी मैथ समझ लेते हैं फिर इस डायग्राम पे आएंगे। क्या कि भाई वेलोसिटी जो होगी उसके दो कंपोनेंट होते थे, याद करो Vx और Vy। तो Vx आई कैप और Vy जे कैप, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप। अब मैं अगर इस v की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, d बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट में Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप। ये ब्रैकेट ओपन कर दो, d बाई डी टी अंदर लेकर जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, dVx अपॉन डी टी आई कैप प्लस dVy अपॉन डी टी जे कैप। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैंने d बाई डी टी अंदर लेकर गए तो dVx बाई डी टी dVy बाई डी टी। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये dV बाई डी टी क्या होता है, dV बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, लेकिन ये किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। यानी कि भाई इस पाथ पर अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v है तो उसका एक्सेलरेशन वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन के कंपोनेंट को हम बोलेंगे dVx बाई डी टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन x डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन y डायरेक्शन। बात समझ गए, जैसे वेलोसिटी में आ रही थी सारी क्वांटिटीज, एक्सेलरेशन में भी आ रही हैं। अगर मैं dVx बाई डी टी को लिख दूं ax, यानी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और dVy बाई डी टी को लिख दूं, क्या लिख दूं, ay, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay जे कैप हो जाएगा कि नहीं। यही बच्चों आपका है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। अब ये तो आ गया यूनिट वेक्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म आ गई, याद करो फिर से, यूनिट वेक्टर नोटेशन आ गया कि भैया जब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख देंगे एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे कहूँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी भाई जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ वर्टिकल लाइंस में, या उसको खाली a लिख दो ऊपर वेक्टर ना लगाओ तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब कहोगे सर ये तो हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो अगर मैं tan थीटा निकालूं, tan थीटा,
तो tan, अब ये मत समझना ये थीटा हमेशा वही वाला थीटा है पोजीशन वेक्टर वाला। tan थीटा एक जनरल टर्म है कि भाई ये किस डायरेक्शन में होगा। अगर x को हम रेफरेंस माने तो x से किस डायरेक्शन में, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों y वाला कोऑर्डिनेट अपॉन x वाला कोऑर्डिनेट, ए वाई बाई ए एक्स। इस फॉर्म को क्या बोलते थे हम लोग, इस फॉर्म को बोलते थे मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन। याद आ रहा है कि नहीं, इसको देख लो एक बार, ये बहुत सिंपल था। देखो अब इस डायग्राम पे आ जाते हैं बच्चों। ये जो ए मैंने इधर दिखाया इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में ए दिखाया, ये हो किसी भी डायरेक्शन में सकता है। अभी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसका एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, जैसे कि सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ के कंपोनेंट यहाँ देखो निकल के आ रहे हैं कि भाई पोजीशन निकाली तो उसके भी दो कंपोनेंट, एक एक्स में एक वाई में। वेलोसिटी निकाली तो उसके भी दो कंपोनेंट। उसी तरह एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। अब tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक्स डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर देखो थीटा एंगल पर आ रहा है एक्सेलरेशन की, नहीं इस डायरेक्शन। ये हो किसी भी डायरेक्शन में सकता है। अभी मैंने ये दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो पता चलेगा वो भाई किस डायरेक्शन में, ठीक है। ये देख लो एक बार, ये सब चीज़ें इतनी कठिन है नहीं, क्योंकि आपको जब मोशन एक डायरेक्शन में अगर आप एनालिसिस करना जानते हो तो बस 2 डायमेंशन हो चाहे 3 डायमेंशन हो, उसमें बस आपको वेक्टर्स का यूज़ करना है। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक नोट लिखा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट नोट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस पता चलेगा 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में। क्या कि इन 1 डायमेंशनल मोशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब है जब हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे थे, याद करो, तो या हम आगे ही पीछे तो जा सकते थे एक ही डायरेक्शन में, तो या तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी होते थे वो एक ही लाइन में होते थे। वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते थे कि वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन, या अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है। यहाँ क्योंकि पाथ आपका कैसा भी हो सकता है, वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा, ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी, वो सेम लाइन में भी हो सकते हैं, लेकिन वो किसी और डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों डायरेक्शंस की बात हो रही है। एक्स और वाई में साइमल्टेनियसली चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जरा फिजिकली समझाओ। देखो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक्सेलरेशन क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, बच्चों ये चीज ध्यान देना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें चेंज लाने के लिए क्या कर सकते हो, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज ले आओ, या उसकी डायरेक्शन में चेंज ले आओ, या दोनों में चेंज ले आओ, ये हम जानते ही हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर दो, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या दोनों ही चेंज कर दो। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस पाथ पे आप चल रहे हो तो आगे यहाँ देखो सीधे लगभग चल रहे हो, थोड़ी देर बाद आपको टर्न लेना है, तो टर्न लेने का मतलब है कि नेक्स्ट ही इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मुड़नी चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो जो भी एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स, तो वो जो भी फोर्स आप पर लग रही है, आप कहोगे सर एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स कैसे, वो जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब जानेंगे। जो भी फोर्स आप लगा रहे हो या आप पर लग रही है, उसको कायदे से आपको इधर खींचना चाहिए, तभी तो आपका ये पाथ जाएगा। अब जैसे ही आप थोड़ा और बेंड होके आगे जाके क्या होगा, एक्सेलरेशन आपको कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में खींच रहा, तो देखो आप आगे जाके मुड़ते चले जा रहे हो कि नहीं, इसीलिए एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर दिखाया गया है इस डायरेक्शन में। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते तो क्या होता, वेलोसिटी आपकी आगे बढ़ते इसी सेम डायरेक्शन में आप आगे चलते चले जाते, और वेलोसिटी का हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज होता जाता, डायरेक्शन ना चेंज होती अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में। बात समझ रहे हो कि नहीं, देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, हाउएवर फॉर मोशन इन 2 और 3 डायमेंशंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स may have angle between 0 डिग्री एंड 180 डिग्री बिटवीन देम। मतलब ये जो दो वेक्टर हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, इनमें कोई भी एंगल हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही लाइन में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान में रहेगा तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना
कि एक्सेलरेशन लाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तब भी एक्सेलरेशन होगा। क्यों भाई? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। चेंज लाने के लिए आप कोई एक चेंज करोगे तब भी चेंज आ जाएगा। ये पॉइंट मैं जो बता रहा हूं, ये अभी जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा ये पॉइंट। वाह, मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, लेकिन हम क्योंकि इतना पढ़ चुके हैं तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई वेक्टर आर इज इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। अब k कैप आप कहोगे सर ये तो 3 डायमेंशन में आ गया। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखेंगे k कैप और j कैप ये सब। अभी तो 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं सर k कैप यानी z डायरेक्शन आगे। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिर बात की बात। वेयर t इज इन सेकेंड्स, यानी t भाई एक टाइम है, एंड द कोफिशिएंट्स हैव प्रॉपर यूनिट्स फॉर r वेक्टर r टू बी इन मीटर्स। इसका मतलब है कि भाई ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इन कोफिशिएंट का, यानी 3, 2, 5, इनकी यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मीटर में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 की यूनिट क्या होनी चाहिए भाई? ऑब्वियस सी बात है कि 3 की यूनिट होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड। तभी तो जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे टाइम से तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। देखो ये मीटर में है ना, ये तो पोजीशन है। प्लस 2t स्क्वायर, तो 2 की यूनिट होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेकेंड से, सेकेंड के स्क्वायर से, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 मीटर बचेगा। और 5 की यूनिट क्या होनी चाहिए? 5 के आगे t लगानी है तो इसकी यूनिट मीटर होनी चाहिए। ये हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ी थी, उसमें आपको याद होगा कि इनकी यूनिट ऐसे ही होनी चाहिए कि इनको जोड़े तो सेम यूनिट हो और लेफ्ट हैंड और आरएचएस की यूनिट क्या हो, सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अब उस पर आ जाते हैं। फाइंड, पॉइंट ए क्या है? वेलोसिटी vt। अब ये ब्रैकेट में t का मतलब है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ देखो हर जगह टाइम टाइम आ रहा है तो जाहिर से बात है वेलोसिटी में भी टाइम आएगा। पॉइंट बी क्या है? एक्सेलरेशन at। एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और पॉइंट सी कह रहा है मैग यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले बच्चों हम लोग ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसको देख लो एक बार क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या है देखते हैं। देखो बच्चों, वेक्टर r क्या दे रखा है? वेक्टर r दे रखा है 3t आई कैप प्लस प्लस क्या दे रखा है? 2t स्क्वायर जे कैप, 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ये दे रखा है कि नहीं? अब आपको पता है, क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है dr अपॉन dt, dr बाई dt, यही तो होती है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। r की वैल्यू रख दो इसमें, क्या है वैल्यू? 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। इसको बच्चों सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए देखो ये डिफरेंशिएशन है, हमको टाइम का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो डिफरेंशिएशन बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स जो सीरीज़ पढ़ाई है वो इसीलिए पढ़ाई है कि जब डिफरेंशिएशन और ये सब आए तो आप कभी डरो मत, आराम से सॉल्व करो। तो नहीं देखा है तो देख लेना जाके। इसका बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर इसको लेके जाते हैं तो 3 तो एक कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा कि नहीं? 3i, आई भी तो यूनिट वेक्टर है, एक कांस्टेंट है, तो 3i को एक पास कर लो, d बाई डी टी ऑफ टाइम ही का तो होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन, प्लस 2j को एक पास कर लो, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, प्लस 5k को एक साथ कर लो, d बाई डी टी ऑफ 1। यहाँ 1 बचा ना, कुछ नहीं है तो 1 बचा। t का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, तो ये हो जाएगा 2t प्लस किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, d बाई डी टी ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0।
तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर आपका जो आ गया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी जो पूछा गया वैसे ही लिखो, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 3i कैप प्लस 4t j कैप। ये आपका आंसर आ गया है, ये एक आंसर आया है, ये पहला वाला आंसर आ गया। इसको देख लो एक बार, ये बहुत सिंपल था, हमने बस खाली फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है, देख लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी डी बाई डी टी ऑफ वी। वी हम लोग निकाल चुके हैं अभी, कितना आया है बच्चों, 4t, ये आया है 3i कैप प्लस 4t j कैप, यही तो आया है, ये देखो 3i कैप प्लस 4t j कैप। अब यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएट कर दो, मैं बार बार इसको ब्रैकेट नहीं ओपन करूंगा, आप देख लेना। डी बाई डी टी ऑफ 3i कैप, यहाँ t है नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ t ये 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4j। तो एक्सेलरेशन बच्चों आ गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं ऐसे लिखूं, ये आपका बच्चों एक्सेलरेशन आ गया, इसका आंसर। कितना सिंपल है। और तीसरा पार्ट भी फट से सॉल्व कर लेते हैं। क्या है कि भैया हमको एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कितनी आई है, वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4t की जगह 1 रख दो इंटू 1j कैप। तो ये कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। लेकिन हमसे उसने यूनिट वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा है, उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये बहुत सिंपल है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते थे बच्चों, यहाँ पर अगर इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें vxi कैप प्लस vy j कैप, तो याद आ रहा आपको होगा कि इस इक्वेशन में vx कितना हो जाएगा, इससे कंपेयर करो, vx की जगह लिखा हुआ है 3 और vy की जगह क्या लिखा हुआ है 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, क्योंकि बाकी सब मीटर और सेकंड में, तो इसकी यूनिट होगी 5 मीटर पर सेकंड। एक तो ये आंसर आ गया आपका बच्चों, ठीक। और एक आपको क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, tan थीटा इज इक्वल टू जे का कंपोनेंट वी वाई अपॉन वी एक्स, जे का कंपोनेंट अपॉन आई का कंपोनेंट, यही तो करते थे। वो यहाँ पर कितना है 4/3। और ये बच्चों आप देख लेना, जो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 होता है, ये 53 डिग्रीज होता है। 53 डिग्रीज किससे, विथ एक्स एक्सिस। अब कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, भाई जाहिर सी बात है कि तुमने वी एक्स ऐसे ड्रॉ करा है, वी वाई ऐसे ड्रॉ करा है, तभी तो ये वी निकल के आया है वी वेक्टर। तो ये थीटा जो निकाल रहे हो, ये एक्स एक्सिस से ही तो निकाल रहे हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी बाई वाई वी एक्स, ये आंसर आ गया। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो ये बच्चों आपका तीसरा पोर्शन। इस पूरे न्यूमेरिकल को शुरुआत से फिर से देख लो एक बार। देख लिया। तो बच्चों बहुत समझ लिया हम लोगों ने, एक्सेलरेशन भी जान गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में जब जाओगे तब इंटरेस्ट नया जगेगा, क्योंकि हम कुछ नया पढ़ेंगे। अभी तो बस हम क्या कर रहे थे, 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आए, आई जे और ये सब आ गया है, बेकार की चीज़। अब देखो ये कोट लिखा है बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ये बात बिल्कुल सही है, ये एल्बर्ट आइंस्टीन सर ने कही थी। कहोगे सर
इमेजिन तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ फर्जी की चीज़ें इमेजिन करते हैं। वो इमेजिनेशन की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है साइंस के रिस्पेक्ट में। आपकी जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें नॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा बच्चों। नॉलेज मुझसे लो, यूट्यूब पे हजारों वीडियो पढ़े हैं, कहीं से पढ़ लो, लेकिन वो आपको यूनिक नहीं बनेगा। न्यूटन सर के 3 लॉ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बाकी टीचर भी वही पढ़ाएंगे, कोई गलत नहीं बताएगा। पॉइंट ये है कि तुम क्या सीखे हो वो तुम्हारी इमेजिनेशन डिसाइड कर। तुमको बाकियों से अलग, अगर मैं एक रूम में 10 बच्चों को खड़ा कर दूं और सबको न्यूटन लॉ आता हो तो तीनों 10 सही आंसर दे लेंगे। अगर मैं कोई केस स्टडी दे दूं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो जो बच्चा, एक बच्चा अलग अप्रोच लगाएगा, एक दूसरी अप्रोच लगाएगा, वो अपना दिमाग अलग तरीके से यूज़ करेगा, कुछ नई नई चीज़ें इमेजिन करके बताएगा चीज़। तो तुम अलग एक दूसरे से किस में हो रहे हो? नॉलेज में अलग नहीं हो रहे हो। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, नॉलेज तुमको अलग नहीं करता है, तुम्हारी सोच तुमको अलग अलग करती है एक दूसरे से, तुम्हारी इमेजिनेशन अलग करती है। तुम किस तरीके से अप्रोच अपनी लगा रहे हो वो डिसाइड करता है कि तुम दूसरों से कितना अलग हो। कह दोगे सर ये बात तो सही है, तो बात सही है तो इसको दिमाग में रखो। ये चीज़ें बहुत बड़े बड़े लोग बहुत सालों पहले कह गए हैं, बस उनको दिमाग में रखेंगे तो अपना जीवन सफल है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।